13 से 14 अक्टूबर की शाम, रात और अगली सुबह, ये वो दिन था जब एक हिंसा की आग लगी थी और उस हिंसा की आग ने धीरे धीरे ऐसा रौद्र रूप लिया जिसमें किसी गरीब के एक उस इंसान की मौत हुई जिसके सहारे उस परिवार का भविष्य था। जहां हम बात कर रहे हैं बहराइच हिंसा की और उस हिंसा की आग की और उस आग को लपट देने वाले यानी उसमें पेट्रोल छिड़कने वाले उन लोगों की जिसको लेकर अब सत्ताधारी पार्टी के ही विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई है। और ये और कोई लोग नहीं बल्कि बीजेपी के ही लोग बताए जा रहे हैं। आरोप लगा है कि बीजेपी के स्थानीय नेता, जिनमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव, इनके अलावा 7 ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस हिंसा में तेल छिड़कने का काम किया। दरअसल बहसी से विधायक सुरेश्वर सिंह, जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाने के लिए इस पीड़ित परिवार को ले गए थे। मेरा पीड़ित परिवार कहने का अर्थ है राम गोपाल मिश्रा के पूरे परिवार का। जब वो मिलवाने पहुंचे तो उसके बाद उनका जिक्र हुआ था कि वो विधायक जिन्होंने उस पीड़ित परिवार की मदद करवाई। लेकिन अब उसी विधायक ने एक ऐसा खुलासा किया है, एक ऐसी एफआईआर दर्ज करवाई है जिसके बाद अब ये पटकथा खुलकर सामने आने लगी कि आखिरकार क्या बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने इस बहराइच हिंसा कांड की पूरी साजिश रची थी? क्या स्थानीय नेताओं ने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इस हिंसा में पेट्रोल छिड़कने का काम किया? ऐसा ये हमारा बिल्कुल आरोप नहीं है, क्योंकि इस आरोप यानी एफआईआर की जो कॉपी है उसमें साफ शब्दों में यह लिखवाया गया कि जो स्थानीय नेता है, जिनमें अर्पित श्रीवास्तव, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष बताए गए, इसके अलावा उनके साथ 7 अन्य ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने उस में पथराव करवाया, इसके अलावा फायरिंग तक करवाई। विधायक ने अपनी एफआईआर में बताया है कि जब राम गोपाल मिश्रा के शव को लेकर स्थानीय लोग और उनके पीड़ित परिवार के लोग अपनी अनशन पर बैठे, यानी एक तरीके से वो लोग जिद कर बैठे कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो इस शव को अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाएंगे। इसके बाद विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी एफआईआर में दर्ज किया है कि जब वो उस दौरान उस परिवार से मिलने के लिए वहां पे मौजूद सभी लोगों से वार्तालाप करने यानी उनको मनाने के लिए पहुंचे थे, जब सारे जो स्थानीय लोग थे, इसके अलावा पीड़ित परिवार था, वो शव लेकर अपना प्रदर्शन जता रहा था, रोष जता रहा था। इसी वक्त विधायक वहां जिलाधिकारी से मुलाकात करते हैं, इसके अलावा सीएमओ के केबिन में जाते हैं। वहां बातचीत करने के बाद जो शव था राम गोपाल मिश्रा का, उसको मॉर्चरी से लेकर अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे। इसी समय अर्पित श्रीवास्तव पर आरोप लगा कि वो अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर पथराव करवाते हैं। यही नहीं बल्कि फायरिंग तक करवाई जाती है। विधायक का कहना है कि उनके बेटे अखंड प्रताप वो बाल बाल बचे, उनकी जान भी जा सकती थी। इसके अलावा उन्होंने इस एफआईआर में बहुत सारे आरोप लगाए हैं, जिन आरोप को देखने के बाद यह सवाल खड़ा होने लगा कि क्या इस हिंसा को खुद बीजेपी के नेता तूल दे रहे थे? क्या बीजेपी के नेता ही इस हिंसा में पेट्रोल छिड़क रहे थे? और क्या सत्ताधारी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ही राम गोपाल मिश्रा का इस्तेमाल किया? सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस गरीब युवक की जान गई, क्या वो सत्ताधारी पार्टी के स्थानीय नेताओं के लिए महज एक राजनीतिक रोटी था? क्या जो पार्टी लगातार इस बात के दावे कर रही थी कि इसमें जानबूझकर पथराव हुआ या जो भी एंगल दिया जा रहा था इस घटना को, क्या वो वास्तव में केवल एक झूठ था? अब इस झूठ का खुलासा केवल विधायक के उस एफआईआर कॉपी से की जा सकती है। लेकिन विधायक ने एक और चीज बात कही है जो दिलचस्प है अपने आप में। उन्होंने कहा, अगर मेरी बातों पर प्रशासन को यकीन नहीं होता तो वो सीसीटीवी फुटेज की जांच करे, जिसमें ये सारा तथ्य खोलकर सामने आ जाएगा। ये वही विधायक हैं जिन्होंने इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार की और स्थानीय लोगों की मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री यानी सरकार की ओर से उन्होंने ये दिलासा दिलाया कि उस परिवार को 10 लाख रुपए के साथ ही नौकरी और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना भी दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इन नेताओं पर अब कोई कार्रवाई होगी? अगर इन नेताओं पर कार्रवाई नहीं होगी या फिर कार्रवाई महज एक इस तरीके से होगी कि सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, तो इससे अपने आप में
ये और सवाल खड़ा हो जाएगा कि आने वाले समय में जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो इसी तरीके की इस्तेमाल करेगी। उस राम गोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई थी, यानी जिसकी हत्या भी की गई थी, उस केस में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें मुख्य रूप से किरदार जिसमें बताया गया उसमें अब्दुल हमीद, उनके 2 बेटे, इसके अलावा 2-3 और लोग शामिल थे। कहा जा रहा था कि अब्दुल हमीद की लाइसेंसी बंदूक से उनके बेटे सरफराज ने गोली मारकर राम गोपाल की हत्या कर दी थी। हालांकि इस बात को अब अब्दुल हमीद की बेटी यानी जिनका नाम रुखसाना है, उन्होंने कबूल कर लिया है। आज तक से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो मौत हुई है, जो हत्या हुई है, वो गलती से हुई और सेल्फ डिफेंस में हुई है। सबको लग रहा था कि परिवार पर अचानक से भीड़ इकट्ठा हो रही है और ये भीड़ जब पुलिस को बुलाया गया उस वक्त जब कोई सहायता नहीं हो पाई और लगातार जो भीड़ थी वो पथराव किए जा रही थी, इसके अलावा शीशे मार रही थी, तब परिवार को नहीं लगा कि आखिर वो किस तरीके से अपने आप को बचा सकता है। इस दौरान अपनी जो लाइसेंसी बंदूक थी इसी का सहारा सरफराज ने लिया और उसने फायरिंग की और इसी फायरिंग में राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। इसके बाद से बहराइच में तनाव देखा गया। पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। हिंसा में कई दुकानों में लूटपाट की गई थी। यहां तक कि अब्दुल हमीद का आरोप है कि उसकी ज्वेलर्स वाली जो शॉप थी उसमें भी लूटपाट की गई और सारी ज्वेलरी जो है वो लूट ली गई थी। इसके बाद शोरूम में आग लगाई गई। जो वहां के लोग थे उनको तकलीफ हुई। कई ऐसे घर थे जिन घरों में लूटपाट की गई। अब लोगों के पास खाने तक का सामान नहीं बचा हुआ है। लेकिन बीजेपी विधायक के एफआईआर के बाद एक जो क्राइम की ये कहानी है वो अपने आप में यही सवाल खड़े कर रही है कि क्या ऐसी घटनाएं जो दंगे फसाद होते हैं वो महज राजनीतिक रोटियां होती हैं जिनको तवे पर बैठकर पॉलिटिक्स रूपी वो तवा जिन पर ऐसे नेता इस्तेमाल करते हैं और बाकायदा उस रोटी को फुलाते रहते हैं और जब रोटी फट जाती है उसके बाद इनका काम हो जाता है। ऐसे में इस एफआईआर के बाद से अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर कार्रवाई क्या होगी। क्राइम कथा के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम था दिव्यांशु। देखते रहें लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार।